हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आरबीएल बैंक का शेयर जो है 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। स्टॉक किसी भी रैली में तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है और काफ़ी करेक्शन जो है तेज़ी के मार्केट में भी देखने को मिली है। हालांकि अभी तो मार्केट में करेक्शन और उसके साथ स्टॉक करेक्ट हुआ है, पर पहले भी तेज़ी के साथ स्टॉक में कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली थी। तो फ्रेंड्स, क्या 52 वीक लो के पास शेयर को लपकने का मौका है? जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, डिटेल में इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, 1 मई 2022 को बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पे हमारा 1 घंटे का लाइव सेशन है विद क्यू एन ए सेशन। अगर आप सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में अपनी डिटेल फिल कर दीजिए। डिटेल फिल करते हुए अपना वैलिड व्हाट्सएप मोबाइल नंबर ज़रूर दें ताकि हम जो है सेशन का लिंक आपको शेयर कर सके। सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आरबीएल बैंक का शेयर 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, लगभग 50% अपने 52 वीक हाई 226 रुपये से स्टॉक करेक्ट हो चुका है और लगभग स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से 80-85% के आसपास करेक्ट हो चुका है। 700 रुपये के आसपास का उसका ऑल टाइम हाई है। जब से रिजर्व बैंक ने स्टॉक पर एक्शन लिया था और अपना जो है सीजीएम को जो है एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया था, तब से स्टॉक में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली है और शायद किसी भी लेवल पे स्टॉक में सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। जो थोड़ी बहुत तेज़ी आई थी वो पूरी वाइप्ड आउट हो गई और स्टॉक फिर से जो है 52 वीक लो के आसपास 125 रुपये की आज की क्लोजिंग है। 118-19 रुपये का 52 वीक लो है। तो फ्रेंड्स, जो है दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट भी ठीक ठाक आए थे, लगातार मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, उसके बाद भी स्टॉक में तेज़ी क्यों नहीं बन रही है? तो क्या इस गिरावट में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है और वो इन्वेस्टर जो ऊपर के रेट पे फंसे हुए हैं उनकी अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? 125 रुपये का सीएमपी है, लगभग 7500 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, बुक वैल्यू 210 रुपये है। बुक वैल्यू के आधे के आसपास ट्रेड कर रहा है, 40% के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, एक नज़र में देखें तो स्टॉक रीजनेबली प्राइस लगता है कि बुक वैल्यू के 0.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एनपीएस भी जो है कंसर्न रहे हैं, पर कंपैरिजन करें तो इससे भी ख़राब एनपीए के बैंक्स हैं। तो वो क्या कारण है कि इन्वेस्टर्स का कन्विक्शन यहाँ पे नहीं आ पा रहा है? फ्रेंड्स, आरबीआई एक्शन के बाद में जो मेजर अनसर्टेनिटी है वो क्रिएट हुई है बैंक को लेके और इन्वेस्टर्स को यहाँ लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले टाइम में एसेट क्वालिटी पे और कंसर्न देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, जो बैंकिंग और एनबीएफसी फील्ड के जो शेयर्स हैं वो रिस्कीस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है स्टॉक मार्केट में। क्यों, आप समझने की कोशिश करिए। 7400-7500 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, लगभग 62-63 हज़ार करोड़ की इनकी लोन बुक है। सबसे बड़ा कंसर्न एसेट क्वालिटी को लेकर है, क्योंकि जब एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होती है, एनपीएस बढ़ते हैं, तो वो प्रोविजनिंग इतनी हाई होती है कि इस तरह के बैंक्स की पूरी नेटवर्थ इरोड हो जाती है। तो बुक वैल्यू से हम इनको कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि बुक वैल्यू का जो फार्मूला है, मैंने वीडियो डाली हुई है, आप चेक कर सकते हैं, वो जो है कैपिटल और रिजर्व्स को काउंट करके निकाली जाती है। तो जब कैपिटल इरोड होगी बैंक की, तो ऑब्वियसली बुक वैल्यू अपने आप नीचे आ जाएगी, जैसे आपने पीएसयू बैंक्स के केस में देखा है। तो ये रीज़न है कि इतने सस्ते वैल्यूएशन पर भी यहाँ इन्वेस्टर्स का कन्विक्शन नहीं आता है, क्योंकि अगर आने जो इनका मेन बैकबोन है वो एसेट क्वालिटी है। अगर एनपीएस बढ़ेंगे, प्रोविजनिंग बढ़ेगी, फ्रॉड निकलेंगे बैंक्स में, तो वहाँ पर जो है वो लॉस इतना बड़ा होगा कि वो किसी भी तरह से कंपनसेट नहीं हो सकता। कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वहाँ पर कोई लॉस है तो वो लॉस मिनिमल होगा, वो कवर अप हो सकता है। पर यहाँ लॉसेस इतने बड़े होंगे कि जो कंपनी साल में, बैंक जो 1000 करोड़ का प्रॉफिट साल में कमा रहा है और वहाँ 10-12 हज़ार करोड़ का एनपीए हो जाता है, तो वो लॉस कभी कवर नहीं होते। ये रीज़न है कि ये रिस्केस्ट इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। तो एसेट क्वालिटी का कंसर्न बना हुआ और कन्विक्शन नहीं है इन्वेस्टर्स का। उनको डर लगता है कि कुछ बड़ा यहाँ पर जो है कुछ ना निकल जाए, क्योंकि अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है आरबीआई के एक्शन के बाद में। फ्रेंड्स, वैसे अगर देखा जाए तो ये आईपीओ लगभग 2015-16 के आसपास आया था, 210 रुपये के आसपास में, अगर मुझे सही से याद है। वहाँ से स्टॉक 3-4 गुना हुआ था। लगभग हर 2-2.5 साल में इसकी बैलेंस शीट डबल हो रही थी। बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंशन किया था, रत्नाकर बैंक लिमिटेड करके नाम था इनका। वहाँ से जो है आरबीएल बैंक किया, बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग करी, बहुत न्यू एज बैंकिंग थी, बहुत जो है अच्छे इनके प्रोडक्ट थे, क्रेडिट कार्ड वगैरह बहुत अच्छे, बहुत पॉपुलर हैं मेट्रोज़ में। तो बैंक में कोई बुराई नहीं है, पर जिस तरह से एसेट क्वालिटी के कंसर्न यहाँ पर आए हैं, उसके बाद में जो है इसके स्टॉक की डी रेटिंग हुई है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला था।
और मैनेजमेंट का भी कॉन्फिडेंट है, पर यहाँ पर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स का नहीं आ रहा है। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे बात करूँ तो दिसंबर क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए 4.34%, नेट एनपीए 2.12% के आसपास आया था, जो कि काफ़ी बढ़ा है क्यू एन क्यू बेसिस पे भी, वाई ऑन वाई बेसिस पे भी। बट जो डर है वो इन एनपीए फिगर से नहीं, फ्यूचर के जो प्रोविजनिंग बढ़ सकती है, फ्यूचर में जो नए स्लिपेजेस बढ़ सकते हैं मार्केट में, उसको लेकर है। एक और प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर स्पेस के साथ है कि यहाँ पर कोई मोनोपॉली, डियोपॉली या फिर कुछ भी इस तरह का बिजनेस नहीं है कि जहाँ सब्सटेंशियल मार्केट शेयर आपके पास हो और आप इन प्रॉब्लम से जो है निकल कर आगे बढ़ सकें। बैंकिंग और एनबीएफसी में तो लिस्टेड स्पेस में मुझे लगता है 50 शेयर टोटल मिला के कम से कम 50 नहीं तो 25-30 शेयर तो होंगे ही जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में लिस्ट है। इवन पीएसयू बैंक्स के अच्छे अच्छे शेयर जो 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो ही आपको बुक वैल्यू के नीचे मिल रहे हैं। ईपीएस पी के हिसाब से 5, 6, 7 के पी मल्टीपल पे मिल रहे हैं। तो इस सेक्टर में आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं है। जो एक बार साइडलाइन हो गया वो हो गया, वहाँ इन्वेस्टर्स का रुझान नहीं जाता है। अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर कंपनी है जहाँ पर 2, 4, 5 कंपनी लिस्टेड हैं, सब्सटेंशियल मार्केट शेयर है, तो वहाँ करेक्शन पर इन्वेस्टर्स का ध्यान जाता है कि यार ये सब्सटेंशियली करेक्ट हो गया है, कंपनी अच्छा कर सकती है, तो वहाँ एक बार जो है पोजीशन ली जाती है। पर इस स्पेस में तो लाइन लगी हुई है। फेडरल बैंक, आईडीएफसी बैंक, प्राइवेट सेक्टर के ही में सिटी यूनियन बैंक हो गया, इसके बाद ये आपका आरबीएल बैंक हो गया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और दर्जनों जो है एनबीएफसी लिस्टेड हैं, 5, 6, 7 पीएसयू बैंक लिस्टेड हैं। दिग्गज बैंक्स में आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, कमी नहीं है इन्वेस्टर्स के पास में। जब चॉइसेस इतनी ज़्यादा है तो जो है यहाँ पर ना कोई फोमो की फीलिंग आती है, ना कुछ आती है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट है। जो एक बार साइडलाइन हो गया उसको जब तक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के फ्रंट पे नहीं आता है, इन्वेस्टर्स का ध्यान नहीं जाता। यस बैंक आपके सामने क्लासिक एग्जांपल है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि अब फ्यूचर आउटलुक क्या है, क्या कोई बाय करने का, एवरेज करने का समय। करंट में अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखी जाए तो यहाँ पर जो है वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं और इतने करेक्शन के बाद तो और अट्रैक्टिव हो गए हैं। पर फियर यहाँ पर एसेट क्वालिटी आगे डिटोरिएट होने का, प्रोविजनिंग बढ़ने का, फ्रेश स्लिपेज का अभी भी है। तो फ्रेंड्स जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, जो हाई रिस्क एपेटाइट रखते हैं, वो लोग अगर ऊपर के रेट पे फंसे हुए हैं तो इस करेक्शन में और थोड़ा करेक्ट होता है तो एसआईपी मोड पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद अ वेरी हाई रिस्क एपेटाइट। क्योंकि यहाँ पर एसेट क्वालिटी का कंसर्न बना हुआ है। अगर रिजल्ट्स आगे अच्छे आते हैं तो काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है, और अगर कंसर्न्स बने रहे तो यहाँ से भी स्टॉक सब्सटेंशियली करेक्ट हो सकता है। क्योंकि इस सेक्टर में किस तरह से कैपिटल डिटोरिएट होती है, किस तरह से कैपिटल वाइप आउट होती है, मेरे से अच्छा उनको पता होगा जो स्टॉक मार्केट में थोड़ा बाद में इन्वेस्ट करते हैं। अगर पिछले 10 शेयर मैं गिनूं जिन्होंने कैपिटल इरोड करी है तो उसमें से 5 बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस के होंगे। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अच्छा जो है प्रोडक्ट मिक्स है। रिटेल लोन बुक 58% के आसपास है। क्रेडिट कार्ड से अच्छा खासा जो है रिवेन्यू आता है, अच्छे खासी मार्केट प्रेजेंस है, और इंडिया वाइड, पैन इंडिया वाइड प्रेजेंस है इनकी। न्यू एज बैंकिंग करते हैं, तो शायद जो है आने वाले टाइम में कुछ इन चीज़ों से बाहर निकल पाएँ। पर फिर भी इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की है, तो अगर हाई रिस्क एपेटाइट है तो वो लोग जो हैं फंसे हुए हैं तो एवरेज करने की सोच सकते हैं डिप्स में, या जो इस तरह के हाई रिस्क शेयर में पैसा लगाते हैं वो भी एक बार को रिस्क ले सकते हैं बहुत छोटे कैपिटल के साथ में, जो अगर आधी भी हो जाए तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। अदरवाइज़ अगर आप इग्नोर भी करोगे तो कोई नुकसान नहीं है। इस पर्टिकुलर स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी हमेशा हमारा फेवरेट रहा है। मर्जर के बाद, अनाउंसमेंट के बाद में एचडीएफसी में सब्सटेंशियली करेक्शन आई और वो बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। तो छोड़ भी दोगे तो कोई रिस्क नहीं है। पर हाँ, करंट की सिचुएशन को देखते हुए, जिस तरह से बैंक का प्रोडक्ट मिक्स है, जिस तरह से प्लेसमेंट है, जिस तरह से इनकी प्रेजेंस है, हो सकता है रिवाइव कर जाए। पर बहुत हाई रिस्क है, कन्विक्शन जो है उतना हाई नहीं है यहाँ पे। और मुझे लगता है अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तो कोई बुराई नहीं है। अगर जो फंसे हुए हैं वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक बार करेक्शन पे एवरेजिंग की तरफ देख सकते हैं। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।